हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री में मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना फिजिकल केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। उसके मैंने क्वेश्चन भी सोल्व करवाए थे। आज की क्लास में ये जो 16 क्लासेस से पहले मैं करवा चुका हूँ कंप्लीट, आज की क्लास में अपन इसके देखेंगे न्यूमेरिकल, इसके आंकिक क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसका न्यूमेरिकल। जैसे एक यौगिक षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाता है जिसके 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। एक यौगिक HCP संरचना बनाता है। अब आप समझ गए होंगे सभी, HCP षटकोण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP, इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल रिक्तिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए तथा उनमें चतुष्फल की रिक्तियां कितनी है, तथा उनमें टेट्राहेड्रल रिक्तिकाएं बताइए, या टेट्राहेड्रल रिक्तिकाएं कितनी है। अब देखो, इसको अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। एक यौगिक का HCP संरचना बनाता है, इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तिकाओं की संख्या ज्ञात करनी है। एक तो क्या ज्ञात करनी है अपने को, कुल रिक्तिकाओं की संख्या ज्ञात करनी है, और दूसरा अपने को यहां पर क्या ज्ञात करना है, चतुष्फल की रिक्तिकाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो, HCP संरचना में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, उसमें Z का मान कितना होता है। जो षटकोणीय निबिड़ संकुलित जो संरचना होती है उसमें Z का मान कितना होता है, उसमें सिंपल सी बात है, Z का मान कितना होता है वहां पर हेक्सागोनल के लिए, षटकोणीय के लिए कल की क्लास में ही बताया था, वहां पर Z का मान होता है 6। अब देखो, अपन इसको सोल्व करते हैं। माना निबिड़ संकुलित संरचना में परमाणुओं की संख्या बराबर n है, तो चतुष्फल की रिक्तियां कितनी हो जाएगी, चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होती है 2n। अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी होती है, अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी होती है, अष्टफलकीय रिक्तिकाएं होती है n होती है अष्टफलकीय रिक्तिकाएं, यानी परमाणु की संख्या की दुगुनी होती है ये, और परमाणु की संख्या के बराबर होती है ये अष्टफलकीय रिक्तिकाएं। अब देखो, मैं यहां पर लिख रहा हूं 0.5 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 0.5 गुणा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु। इतने परमाणु होंगे नहीं होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3.011 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु। अब ये अपने पास क्या आया है, नंबर ऑफ एटम, परमाणुओं की संख्या आ गई। अब यहां पर मैं ज्ञात करूं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी चतुष्क फलकीय रिक्तिकाएं। ये n की वैल्यू आ गई ना, आप नंबर ऑफ परमाणु आ गए ना, तो चतुष्फल की रिक्तिकाएं क्या है 2n, अर्थात 2 गुणा 3.11 इंटू 10 की पावर 23 बराबर कितनी हो जाएगी, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 हो गई। अब मैं बात करूं अष्टफलकीय रिक्तिकाएं कितनी हो जाएगी, अष्टफलकीय रिक्तिकाएं कितनी होती है n, अर्थात कितनी हो जाएगी,
3.011 इंटू 10 की पावर 23। कुल रिक्तिकाएं कितनी हो जाएगी, इनका क्या चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। और ये कितनी है, ये है और ये है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 प्लस 3.01 इंटू 10 की पावर 23 बराबर कितनी हो जाएगी, ये 9.034 इंटू 10 की पावर 23। ये कुल रिक्तिकाओं की संख्या यहाँ पर अपने को प्राप्त होती है। इस प्रकार से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, अष्टफलकीय रिक्तिकाएं भी ज्ञात कर सकते हैं और क्या ज्ञात कर सकते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं भी ज्ञात कर सकते हैं। और सभी को जोड़ने पर अपन कौन सी रिक्तिकाएं ज्ञात कर लेंगे, कुल रिक्तिकाएं ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है सभी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। जैसे सोना फलक केंद्रित एक कोष्टिका में क्रिस्टलीकृत होता है। सोना, इसकी R का मान दे रखा है, R बराबर 0.144 नैनोमीटर दे रखा है। FCC संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, क्रिस्टलीकृत होता है। गोल्ड है FCC संरचना में फलक केंद्रित क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्रिस्टलीकृत होता है। इसकी कोष्टिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी कोष्टिका की कोर की लंबाई आप समझ गए होंगे। अपने को क्या ज्ञात करनी है, एक ज्ञात करनी है, ज्ञात कीजिए। अब अपने को देखो, अपन इसको सोल्व करें इससे पहले अपन ध्यान रखेंगे, अपन ने FCC के लिए जहां पर भी सोल्व करें वहां पर ध्यान रखना, इसके लिए A बराबर होता है 2√2R। मैं पीछे आपको ये संबंध लिखवा भी चुका हूं, बात समझ में आई। अब देखो, जैसे मैं इसको थोड़ा सा आपको सोल्व करके बता दूं, जैसे एक सिंपल घन होता है, वहां पर अपन बात करते हैं, ये होती है 2R। ये लेंथ कितनी होती है 2R, और ये लेंथ कितनी हो जाती है सिंपल घन में, ये कितनी है, ये A है ना, ये R और R, A बराबर 2R। अगर कोई फलक केंद्रित होता है, जैसे फलक केंद्रित का मतलब क्या होता है, इसके केंद्र में भी कोई ना कोई परमाणु आएगा। जैसे यहाँ पर ये केंद्र में कोई परमाणु आ गया घन के, ये बाहर वाला साइज ही बना रहा हूँ। अब देखो, अब इसकी संरचना क्या होगी, इसकी संरचना ये हो जाएगी, केंद्र में परमाणु आने पर ये थोड़ा सा हल्का सा छोटा बन गया। सभी एटम क्या रहते हैं, ऑलमोस्ट क्या रहते हैं, ये सेम ही रहते हैं। मैं सभी को रेड से ही बना देता हूँ। अब देखो, ये कोने वाला, ये कोने वाला। अब देखो, आपको दिख रहा बाहर का हिस्सा मैं बना रहा हूं फलक वाले का, फलक के केंद्र में भी पाया जाता है, फलक केंद्र में। अब देखो यहां पर मैं कोष्टिका के किनारे की लंबाई देखूं, यहां पर देखो, यह है कोष्टिका के किनारे की लंबाई। यहां पर अगर मैं देखूं तो देखो, ये क्या है R और ये R, ये क्या है A है ना, ये A 2R से तो क्या है, कुछ ज़्यादा ही है या नहीं है, तो इसमें क्या आ जाता है, 1√2R और आ जाता है। क्लियर हुई ये बात सभी को। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको, जो FCC होता है उसमें ये संबंध अपन निकालते हैं। ये सूत्र मैं लिखवा चुका, ये सीधा याद रखना। अब अपने को केवल वैल्यू पुट करनी है। A बराबर 2√2 का मान कितना होता है, 1.414 गुणा R का मान कितना दे रखा है, 1.44 नैनोमीटर। तो ये R का मान अपन यहाँ पर रख देंगे, 0.144 नैनोमीटर। और ये होता है √2 बराबर होता है 1.41
4। तो ये यहाँ से उठा करके अपन ने मान यहाँ पे रखा है, तो इसको सोल्व करोगे तो ये मान आ जाएगा लगभग 0.407 नैनोमीटर, अर्थात एक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई कितनी आ जाएगी 0.407 नैनोमीटर आ जाएगी। तो बड़ा आसान सवाल है, ये आने की संभावना रहती है, अपने को ये ध्यान रखना है। क्लियर है ये बात सभी को? मैंने एक किस के लिए बता रखा है, मैंने सिंपल घन के लिए a बराबर 2r बताया था, इसके लिए √2 a बराबर 2√2r, और एक बॉडी सेंटर्ड वाले के लिए भी आपको मैंने बता रखा था। उसमें क्या उसमें भी एक r का मान आपको एक सारणी बना करके मैंने लिखवाया था, तो सॉरी एक का मान, तो सभी के लिए एक के मान आपको क्या रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। अब अपन बात करते हैं आगे वाले की। तो ये दोनों क्वेश्चन सभी को क्लियर है? अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि NaCl को SrCl2 के 10⁻³ मोल % से, यदि NaCl को SrCl2 के 10⁻³ मोल % से डोपित कर दिया जाता है, डोपित कर दिया जाता है। डोपिंग अशुद्धि अर्धचालक पढ़े थे ना, NaCl में SrCl2 की अशुद्धियां मिला जाते हैं, तो 2 Na बाहर चले जाते हैं, एक के स्थान पर Sr2+ आ जाता है, एक का स्थान रिक्त रह जाता है। इस प्रकार जो दोष होता है वो अशुद्धि दोष कहलाता है, ऐसा मैं आपको बता चुका हूं। तो धनायनों की रिक्तियों का सांद्रण क्या होगा? तो धनायनों की रिक्तियों का सांद्रण क्या होगा? सांद्रण क्या होगा? अब देखो, NaCl क्रिस्टल को SrCl2 के 10⁻³ मोल से डोपित किया गया है। इसका मतलब NaCl के 100 भाग में SrCl2 के 10⁻³ मोल % है। NaCl के 100 भाग में इतने हैं या नहीं है? क्लियर है ये बात? NaCl के 100 भाग में इतने हैं, तो NaCl के एक भाग में SrCl2 कितना हो जाएगा? SrCl2 हो जाएगा 10⁻³ बराबर 10⁻⁵ मोल % है। क्लियर है बात सभी को? और एक मोल में परमाणु कितने होते हैं? अतः SrCl2 के परमाणु कितने हैं? 10⁻⁵ × 6.023 × 10⁻23, तो कितने हो जाएंगे? 6.023 × 10⁻18। ये SrCl2 के अणु लिख दूं मैं, या फिर SrCl2, या फिर मैं लिखूं यहां पर अतः, तो क्या हो जाएगा? Sr2+ आयन कितने हो जाएंगे? 6.023 × 10⁻18 आयन ही रहेंगे, क्योंकि SrCl2 जितने हैं उतने ही क्या रहेंगे? Sr2+ आयन रहेंगे। तो यहां पर भी अपन लिख सकते हैं ये क्या है? अतः यहां पर सीधा भी लिख सकते हैं Sr2+ आयन। ये Sr2+ आयन ही तो है ना, कितनी संख्या होगी इन Sr2+ आयनों की संख्या? यही होगी। अब आपको पता है, अगर एक Sr2+ आता है तो क्या उत्पन्न होती है? एक रिक्तिका उत्पन्न होती है। कैसे? जैसे दो सोडियम आयन बाहर जाते हैं, तो एक के स्थान पर तो कौन आ जाता है?
ये दोनों सोडियम आयन कहां से लगे, बाहर। तो एक के स्थान पर तो कौन आ जाता है, Sr2 प्लस, दूसरे का क्या रह जाता है, रिक्त स्थान। तो जितने Sr2 प्लस आए उतनी ही क्या हो जाएगी, रिक्तियां। कितने Sr2 प्लस हैं, इतने। तो कुल एक रिक्ति का, एक Sr2 प्लस आता तो एक रिक्ति का, तो इतने Sr2 प्लस आएंगे तो रिक्तिकाएं कितनी हो जाएंगी, अतः रिक्तिकाएं कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर रिक्तिकाएं हो जाएंगी 6.023 इंटू 10 की पावर 18 रिक्तिकाएं हो जाएगी। एक बार फिर से इसको समझ लो। ये ऐसे कह रहा है NaCl को SrCl2 के 10 की पावर -3 मोल % से डोपित कर दिया जाता है। मतलब ये अशुद्धि मिला दी जाती है, यानी NaCl के जो 100 भागों में इसमें SrCl2 के कितने % हैं, 10 की पावर -3 मोल % है। तो यही लिखा है मैंने। तो NaCl के एक भाग में कितने होंगे, क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा 100 का, यानी 100 भाग में 10 की पावर -3 है, तो एक भाग में कितने हो जाएंगे, 10 की पावर -3/100, यानी 10 की पावर -5 मोल हो जाएंगे। क्लियर है बात। अब यहां पर मैं बात करूं 10 की पावर -5 SrCl2, या फिर मैं कहूं Sr2- आयन। भाई जितने SrCl2 होंगे उतने ही Sr2- आयन होंगे। अब इनको मोल होंगे Sr2-, अतः Sr2 प्लस आयन, इनको किस में चेंज कर लिया, मोल को किस में चेंज कर लिया अपन ने, आयनों में चेंज कर लिया, गुणा करते ये आयन में आ गए। अब देखो एक Sr2 प्लस आयन के कारण एक रिक्तिका, तो इतने Sr2 प्लस आयनों के कारण इतनी रिक्तिकाएं हो जाएगी। वो कैसे होगी, वो मैंने यहाँ पर आपको सभी समझा दिया है। क्लियर हुई ये बात सभी को। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे आगे वाला क्वेश्चन है, विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि निकिल ऑक्साइड का सूत्र, विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि निकिल ऑक्साइड का सूत्र Ni 0.98 और O 1.00 है। ओके, निकिल आयनों का कितना अंश Ni2+ और कितना अंश Ni3+ का विद्यमान है। निकिल आयनों का कितना अंश Ni2+ है तथा कितना अंश Ni3+ आयनों का है। आयनों का है, इसको क्या करें अपन, सोल्व करें। भाई कितना अंश Ni2+ का है और कितना अंश यहाँ पर Ni3+ का है, इसके बारे में अपने को यहाँ पर क्या करना है, पता करना है। देखो यहाँ पर देखिए निकिल ऑक्साइड का सूत्र क्या दे रखा है, निकिल ऑक्साइड का सूत्र क्या है, Ni 0.98 और ऑक्सीजन 1.00। अपन मान लेते हैं, माना Ni2+ आयनों की संख्या क्या है, अक्स है, अतः आवेश कितना हो जाएगा इन पर, एक पर आवेश कितना है, अतः आवेश दुगना हो जाएगा। आवेश कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। और भाई Ni2+ आयनों की संख्या x मान ली और आवेश संख्या से दुगुना है, तो आवेश कितना हो जाएगा, 2x। Ni3+ आयनों की संख्या, आयनों की संख्या, यह आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल आयन कितने हैं 0.98 और Ni2+ कितने हैं x, तो क्या कर देंगे 0.98 - x, ये हो जाएगी ना।
और Ni3+ आयनों का कुल आवेश, एक पर 3 आवेश है तो ये इसको किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 3 गुणा 0.98 माइनस x। समझ में आ गई बात भाई। यहां पर कुल आयन कितने हैं 0.98, इसमें से कौन से घटा दिए, 2+ वाले घटा दिए, तो ये 3+ वाले बचेंगे। और 3+ वाले पर ये 3+ वाले हैं और इन आयनों पर एक पर 3+3 है तो कुल को 3 से गुणा कर देंगे तो इन पर कुल आवेश आ जाएगा। क्लियर है बात भाई। ये Ni3+ आयनों की संख्या आ गई, एक आयन पर 3+ आवेश है तो इसको 3 से गुणा करने पर इन पर कुल आवेश का मान आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ओके, अब अपन बात करते हैं ऑक्साइड आयन पर आवेश। ऑक्साइड आयन पर आवेश कितना होता है, -2। भाई ये निकिल ऑक्साइड है ना, यहाँ पे भाई अपना जो है वो तो निकिल ऑक्साइड ही है या नहीं है, और ये खुद पूरा यौगिक क्या है, उदासीन। तो यौगिक पर कुल आवेश क्या होता है, 0 होता है। अर्थात ये 2+ वाला आवेश, ये 3+ आयनों वाला आवेश और ये ऑक्साइड आयनों का आवेश सभी को जोड़ेंगे तो मान क्या आना चाहिए, 0। क्योंकि यौगिक का कुल आवेश क्या रहता है, NiO का कुल आवेश क्या रहेगा, 0 रहेगा। यौगिक में यही तो है 3 चीजें, कौन कौन से, कुछ आयन तो कौन से हैं Ni2+ वाले ये हैं, कुछ आयन कौन से हैं Ni3+ वाले हैं, और कुछ कौन से हैं, ऑक्साइड हैं। तो ये कुल आवेश इन सभी के योग के बराबर होगा, नहीं होगा। तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, मैं यहां पर लिखूं कुल आवेश, इनको जोड़ेंगे तो कुल आवेश क्या, इस पर कुल आवेश क्या है, 0 है या नहीं है। यौगिक पर हमेशा आवेश क्या रहता है, 0 रहता है। तो अपन जोड़ेंगे 2x + 3 0.98 माइनस x, और ये माइनस का क्या है, 2 बराबर 0। क्लियर है बात। अब देखो 2x + 3 को इससे गुणा कर सकते हैं तो ये आएगा मान 2.94 माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। अब देख रहे हो ये प्लस का 2x और माइनस का 3x क्या हो जाएगा, -x होगा, और बराबर ये 2 उधर जा करके किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो क्या बचा, ये बचा यहाँ पे 2 माइनस 2.94 और ये +2, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर, -x बराबर -0.94। तो मैं x बराबर सीधा लिख दूं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 0.94। देखो अपने पास किसकी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। x क्या है यहाँ पर, ये रहा Ni2+ आयनों की संख्या आ गई 94। अतः Ni2+ आयनों की संख्या कितनी है, 0.94, और इनका परसेंट कितना हो जाएगा, इनका प्रतिशत, Ni2+ आयनों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, Na2+ का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, बट्टे कुल कितना है, 98 गुना क्या हो जाएगा 100, कितना आ जाएगा, ये 96% आ जाएगा। और फिर बात करें मैं Na3+ आयनों का परसेंट, आयनों का प्रतिशत, तो अपन निकाल सकते हैं कुल प्रतिशत कितना होता है 100, Na2+ का कितना है 96, 3 का कितना बच गया, तो 4% कौन से आयन हो गए यहाँ पर, Ni3+ आयन हो गए, और 96% आयन कौन से हैं यहाँ पर, Na2+ हैं। तो अपन बता सकते हैं इसका अंश कितना है 4% और इसका अंश कितना है 96% है। इसी प्रकार से आपको ये, आप ये क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो, Fe95 और ये O1.0, ये आप घर पे सभी सोल्व करोगे, ये लिखा है मैंने 0।
आयरन ऑक्साइड वाला, ये सबको कहाँ पे सोल्व करना, आपको घर पे इसको सोल्व करना है। क्लियर हुई ये बात सभी को? अब इसको ध्यान से समझ लेना आप। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कैसा दोष है ये? नॉन स्टाइकियोमितीय दोष। नॉन स्टाइकियोमितीय दोष में कौन सा? धातु न्यूनता दोष। उसमें भी कौन सा? धनायनिक रिक्तिका वाला। तभी तो निकटवर्ती धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ा करके विद्युत उदासीनता बनाए रखता है वहां पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे वाला क्वेश्चन है, एक तत्व की एकक कोष्टिका की संरचना अंतः केंद्रित है। एक तत्व के एकक कोष्टिका की संरचना अंतः केंद्रित है। अंतः केंद्रित मतलब कौन सी कहेंगे? बीसीसी। कोष्टिका के कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है। कोष्टिका के कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है, यानी ए है ये, तथा घनत्व 7.2 ग्राम प्रति घन सेमी है। तथा घनत्व 7.2 ग्राम प्रति घन सेमी है। ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। ये घनत्व है। ज्ञात कीजिए कि तत्व के 208 ग्राम में कितने परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं, ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो अपने को ज्ञात करना है इसके 208 ग्राम में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं। देखो अब अपने के पास एकक कोष्टिका का फॉर्मूला वही है, डी बराबर क्या होता है? जेड इंटू मोलर मास बट्टे ए क्यूब गुणा क्या था? एन ए। अब देखो यहां पर क्या क्या दे रखा है। डी का मान कितना दे रखा है? एकक कोष्टिका की संरचना अंतः केंद्रित है। कोष्टिका एक कोर की लंबाई तथा घनत्व 7.2 इंटू 7.2 ग्राम प्रति घन सेमी दे रखा है। और कोष्टिका की लंबाई ए कितना दे रखा है? 288 पिकोमीटर, अर्थात 288 गुणा 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर में इसको अपन बदल लें। और क्या दे रखा है? जेड, बीसीसी में जेड कितना होता है? बॉडी सेंटर्ड में अंतः केंद्रित के लिए जेड का मान कितना होता है? 2। कोई भी अंतः केंद्रित संरचना होती है बॉडी सेंटर्ड, उसके लिए एन का मान अपन कितना निकालते हैं? एन का मान वहां पर होता है 2। और ये दे रखा है, और अपने ये कोर की लंबाई ये मिली गई अपने को। और एन ए कितना है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो अपने को क्या ज्ञात करना है? पहले मोलर मास ज्ञात कर लेंगे। ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये चारों मान दे रखे हैं अपने पास। तो मोलर मास कैसे ज्ञात करेंगे? मोलर मास m इजिकल टू डी गुणा ए क्यूब गुणा एन ए बट्टे जेड। डी का मान कितना है? 7.2 और ए का मान कितना है? 288 गुणा 10 की पावर माइनस 10 ए क्यूब और 6.023 इंटू 10 की पावर 23। कितने का भाग लग जाएगा? यहाँ पे 2 का भाग लग जाएगा। ये मान आप सोल्व करोगे, सोल्व आपको करना है। सोल्व करने पर ये मान आएगा 51.8 ग्राम पर मोल। कितना आएगा? एम कितना आया? 51.8 ग्राम पर मोल। ये अपने को प्राप्त हुआ, यानी इसका मोलर द्रव्यमान अपने को, ये मोलर द्रव्यमान ही है, मोलर द्रव्यमान अपने को इतना प्राप्त हुआ।
और मोल अवधारणा क्या कहती है? मोल अवधारणा के अनुसार किसी भी पदार्थ के मोलर द्रव्यमान में परमाणु कितने होते हैं? अणु कितने होते हैं? Na। तो मैं यहाँ पर इसको सोल्व कर रहा हूँ। अतः 51.8 ग्राम प्रति मोल बराबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु है। कितने परमाणु हैं? 51.8 ग्राम प्रति मोल में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु है। तो मैं कहूं 1 ग्राम में परमाणु कितने हो जाएंगे? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 बट्टे 51.8। मैं कहूं 208 ग्राम में ज्ञात करना। अपने को कितने में ज्ञात करना है? 208 ग्राम। कितना दे रखा है? 208 ग्राम ही दे रखा है। तो अपन ज्ञात करेंगे 208 ग्राम में परमाणु कितने हो जाएंगे? 208 ग्राम में परमाणु 6.023 इंटू 10 की पावर 23 51.8, ये गुणा क्या हो जाएगा? 208। यहाँ पर ये गुणा 208 हो जाएगा ना। इसको सोल्व करोगे तो अपने 208 ग्राम में परमाणु की संख्या आ जाएगी। और ये मैं बता दूं 24.18 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु है। कितने परमाणु हैं? अब इसको एक बार फिर से आप देख लो, फटाफट समझा देता हूं। ये अपन ने मोलर मास निकाला। मोलर मास आप जानते हो किसके बराबर होता है? इसमें अवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु होते हैं। तो ये मोलर मास में अवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु अर्थात 51.8 ग्राम में इतने परमाणु, 1 ग्राम में इतने परमाणु होंगे, 208 ग्राम में इतने परमाणु होंगे। बस इतना ही अपने को करना है। ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। जैसे एक्स किरण विवर्तन अध्ययन से पता चला कि 3.68 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर कोष्टिका के कोर के साथ एक्स किरण अध्ययन से पता चला कि एक्स किरण विवर्तन अध्ययन से पता चला कि 3.68 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर कोष्टिका कोर के साथ FCC फलक वाली है। एकक कोष्टिका में क्रिस्टलीकृत होती है। एकक कोष्टिका में क्रिस्टलित होती है। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व है। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व है। कितना दे रखा है? 8.92 ग्राम प्रति घन सेमी। 92 ग्राम प्रति घन सेमी ज्ञात किया जाता है। क्या करना है? तांबे का परमाणुवीय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब अपने को फॉर्मूला वो यूनिट सेल वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। D बराबर
क्या था, जेड इंटू एम और ये ए क्यूब और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर अवोगाद्रो नंबर। अब देखो डी का मान कितना है, डी का मान है ये रहा, ये किसका मान है, कोर की ये घनत्व डेंसिटी, डेंसिटी ये रही, ये क्या है घनत्व है, और कोष्टिका ये कोर की लंबाई कितनी है ए का मान, और एफ सी सी यानी जेड का मान कितना है यहाँ पर 4 है, और एन ए का मान आप जानते हो तो किसका मान निकाल सकते हो एम का मान, तो बताओ एम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी गुणा ए क्यूब गुणा एन ए बट्टे क्या हो जाएगा जेड ही हो जाएगा। सीधा इस फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, इनको निकाल सकते हैं, बस वैल्यू पुट करनी है। डी का मान कितना है 8.92 ग्राम प्रति घन सेमी, ये डी है। ए कितना है 708 इंटू 10 की पावर माइनस 8, ये रहा ए, ये कितना है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और नीचे क्या है जेड, जेड का मान कितना है 4, तो तांबे का ये आएगा मान मैं बताऊँ 61 पॉइंट कितना आ रखा है 63.1, कितना आएगा 63.1 ग्राम पर मोल, कितना आया है 63.1 ग्राम पर मोल। तो सीधा है अपने को वही एक कोष्टिका के पैरामीटर हैं, इसमें से कितने दे रखे हैं अपने को 1 2 3 4, 4 का पता है और 5 अपन ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है ये बात, सभी को ये क्वेश्चन भी सोल्व करना आना चाहिए। आगे वाला क्वेश्चन है देखो, आगे वाला अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि एक यौगिक दो तत्व M और N से बनता है। एक यौगिक दो तत्व M एवं N से बनता है। तत्व N CCP संरचना बनाता है, तत्व N CCP संरचना, यानी इसके लिए Z कितना है, CCP के लिए Z कितना होता है 4, तो N के लिए कितना हो जाएगा, N CCP बना रहे तो N के लिए Z कितना हो जाएगा 4 बनाता है। और M के परमाणु चतुष्फल की रिक्तियों के M के परमाणु जो चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित करते हैं यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए, का सूत्र क्या होगा। अब देखो अपने को दे रखा है यहाँ पर, इसको क्या करते हैं अपन सॉल्व करते हैं। अपने को दे रखा है एक यौगिक दो तत्व M और N से बना है। N के लिए N क्या है, N यहाँ CCP है तथा CCP में Z कितना होता है 4, परमाणु की संख्या कितनी होती है 4। और देखो M परमाणु के चतुष्फल के रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यास, यही लिखा है ना इसमें, और M परमाणु के चतुष्फल की रिक्तियों को 1/3 भाग को क्या करता है अध्यासित करता है या ढकता है, परमाणु के चतुष्फल की रिक्तियों को। हाँ तो देखो यहाँ पर Z के लिए तो चतुष्फल की रिक्तियां कितनी हो जाएगी कि रिक्तियां, यहाँ पर N के लिए क्या आ गया Z आ गया 4, और इसके लिए चतुष्फल की रिक्तियां कितनी हो जाएगी 4 × 2 = 8 हो जाएगी N के लिए चतुष्फल की रिक्तियां। अब
m परमाणु की 1/3 रिक्तियों को अध्यासित करता है। तो कितनी को? 1/3 जो रिक्तियां हैं उनको क्या करता है? ये अध्यासित करता है। कौन? n के परमाणु कितने हैं? 8। तो ये कितने हो जाएंगे यहां पर? 8/3। तो यहां पर अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, m परमाणु की संख्या, या फिर ये अपन ने क्या ज्ञात कर ली? n परमाणु की संख्या तो ज्ञात कर ली। यहां पर z क्या है? 4। ओके। और चतुष्फल की रिक्तियों को, चतुष्फल की रिक्तियां हैं वो होती है परमाणु की संख्या से दुगुनी। तो देखो m परमाणु की 1/3 रिक्तियों को अध्यासित करता है। और कौन सी रिक्तियों को? 1/3 चतुष्फलकीय, 1/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को क्या करता है? अध्यासित करता है। तो ये कौन हो जाएंगे? आपके m परमाणु हो जाएंगे भाई। इसकी 1/3 रिक्तियों को ये n अध्यासित कर रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ एटम n। अतः यौगिक का सूत्र, यानी यौगिक का सूत्र क्या लिखेंगे अपन? दोनों को लिख दें, m/n। m/n ही लिखेंगे। m का मान कितना है यहां पर? 8/3 और n कितना है यहाँ पे? 4 है। अब इसका सरल अनुपात करेंगे तो दोनों को 3 से गुणा कर दें, तो 8/3 गुणा 3/4 गुणा 3, तो ये क्या हो जाएगा? 8/12। और सरल करो तो कितना हो जाएगा? 2/3। तो क्या हो जाएगा सूत्र? m के तो 2 और n के क्या हो जाएंगे? 3। m2n3 इसका क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। अब देखो एक बार मैं फिर से इसको आपको समझा देता हूं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, NCCP रहता है, SCCP में Z का मान कितना होता है? 4। और इसमें m परमाणु की चतुष्फल की रिक्तियों के 1/3 भाग को क्या करता है? ये अध्यासित करता है। तो यहां पर मैं कहूं m परमाणु की संख्या, यहां पर सीधा भी अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? n परमाणु आ गई तो अपने को क्या, किसकी संख्या ज्ञात करनी है? यहां पर ज्ञात करेंगे m परमाणुओं की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, m परमाणुओं की संख्या। तो m परमाणु की जो चतुष्फल की रिक्तियां होती है वो कितनी है? 8। उसका कितना भाग? 1/3 भाग अध्यासित करता है। तो ये क्या है? m परमाणु की संख्या है। बस ये दोनों परमाणु की संख्या अपन ने ज्ञात कर ली है। दिक्कत यही, बस ये ज्ञात कर सकते हो आराम से। m परमाणु की संख्या कैसे ज्ञात करोगे? m परमाणु की जो चतुष्फल की रिक्तियां होती है, चतुष्फल की रिक्तियां कितनी है? 8। उनका कितना भाग? 1/3 भाग अध्यासित करता है। तो ये क्या आ जाएगी? m परमाणु की संख्या। फिर इनको क्या करा अपन ने? mn, यानी इसको सरल करके ये फॉर्मूला अपन ने निकाल लिया है। अब इसका एक अंतिम क्वेश्चन और है, वो और अपन सोल्व कर लेते हैं। जैसे एक घनीय ठोस 2 तत्व P और Q से बना है। एक घनीय ठोस 2 तत्व P एवं Q से बना है। घन के कोनों पर Q परमाणु तथा घन के कोनों पर Q परमाणु तथा केंद्र में P परमाणु है। यौगिक का सूत्र, यौगिक का अपने को क्या ज्ञात करना है? सूत्र। और P तथा Q की समन्वय संख्या, समन्वय संख्या अपने को क्या करनी है? इसमें ज्ञात करनी है। अब आप आसानी से बता सकते हो इसमें, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए।
बताओ घन P और Q से बना है, घन के कोनों पर कौन है Q, तो कोनों पर कौन है, तो सभी कोनों पर कौन है, कोनों पर है Q, तो कोनों पर क्या हो जाएगा, तो Q कितना हो जाएगा, Q कितना है यहाँ पर 1, और केंद्र में कौन है P, तो P भी कितना हो जाएगा, P भी 1 हो जाएगा। सूत्र क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। आप जानते हो ये सरल घन बन रहा है, और सरल घन में ये जो एटम है ये सभी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी 8 को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो P और Q की समन्वय संख्या भी प्रत्येक की कितनी हो जाएगी, 8 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, समन्वय संख्या भी 8 8 हो जाएगी। तो ये समझ गए सभी। एक घनीय ठोस दो तत्व PQ से बना है, घन के कोनों पर Q, एक 8 कोनों पर Q है, 1/8 गुणा 8 बराबर Q कितना आया 1, तथा केंद्र में P है, ये केंद्र में P, केंद्र वाला अकेला योगदान करता है, P भी 1, तो सूत्र क्या हो गया 1 1 PQ। और आप जानते हो ये कितने को स्पर्श करेगा, 2 2 4 2 6 2 8 को। तो इसकी समन्वय संख्या भी कितनी हो जाएगी, दोनों की समन्वय संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 8 8 हो जाएगी। क्लियर है ये बात। मेरी तरफ से ये सॉलिड स्टेट जो सभी क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। अब जो समस्या आई वो आप मेरे को बता सकते हो व्हाट्सएप पे भेज करके, किस प्रकार से भी, जिस प्रकार से आप मतलब सॉल्व हो उस तरह से आप मेरे को बता सकते हो, और उनका समाधान मैं आपके पास पहुंचा दूंगा। और अब अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, इलेक्ट्रो शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। सभी को ये ध्यानपूर्वक सोल्व करना है, पूरा चैप्टर अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू, धन्यवाद।